नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा में कोरोना महामारी के केसेस एकाएक बढ़े। एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई जो बाहर से आने वाले मजदूरों की थी। इन सबके बीच अच्छी खबर यह निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा था उसी तरीके से, उसी स्पीड से मरीज ठीक भी हो रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती जा रही है वह सभी मरीज अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। मरीजों के ठीक होने का और उनके घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि रीवा में सबसे पहले कोरोना वायरस के पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद संजय गांधी से मरीजों की छुट्टी कर दी गई। उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज से भी बीते दिन कोरोना वायरस से ठीक होने की खबर आई और उन्हें भी उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। इसी कड़ी में आज कोरोना वायरस से संक्रमित 10 मरीजों को बिछिया अस्पताल में रखा गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और आज पेशेंट्स की छुट्टी कर दी गई है। इस दौरान रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, कमिश्नर अशोक भार्गव, सीएमएचओ और कई डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे और ताली बजाकर, पुष्प वर्षा कर मरीजों का स्वागत कर उनको घर के लिए रवाना किया। डॉक्टरों ने मरीजों को घर में ही रहने की सलाह दी है। बता दें कि जो मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं उनमें से 9 मरीज रीवा के हैं और 1 सिंगरौली का, जिन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज जो है 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। रीवा संभाग में कोरोना वायरस को हम पूरी तरह से परास्त करने में कामयाब हो रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर 84 के करीब पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 36 हमारे नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट जो है वो भी लगभग 60% है और करीब 1,78,000 से अधिक प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए थे। उसी के बाद से ये पॉजिटिव प्रकरणों का आना सिलसिला प्रारंभ हुआ। अन्यथा हमारे यहाँ लॉकडाउन 1, 2, 3 में पूरे संभाग में पॉजिटिव केस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये जो समस्या अभी आई है उसका पूरी मुस्तैदी से हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 6 मई तक ये जो बाकी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं उनका भी इलाज जारी है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सभी तरह का हम उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी सब नेगेटिव हो जाएंगे और हम पूरी तरह से इनको अच्छा करके यहाँ से उनके घरों को रवाना करेंगे। अब तक करीब 2,44,000 से अधिक हम मेडिकल परीक्षण करा चुके हैं और 4,000 से अधिक जो है सैंपलिंग भी की जा चुकी है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट का जो लेबोरेटरी है वो भी प्रारंभ हो गई है, तो हमारे यहाँ पर ही अब टेस्ट भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी पूरे डॉक्टर्स, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सभी जो नीचे का जो हमारा मैदानी स्तर का अमला है, पूरी मुस्तैदी से इस कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे जो असली कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे जो सफाई कामगार हैं उनके प्रति भी हम बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सब लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम शीघ्र ही हमारे विंध्य क्षेत्र को कोविड-19 से पूरी तरह से मुक्त करने में कामयाब होंगे। कोरोना संक्रमण जब से प्रारंभ हुआ, रीवा जिले में शुरू से तैयारियां रही। प्रारंभ में रीवा जिले में कोई भी स्थानीय स्तर पर कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। जो भी संक्रमण इसमें आया ये बाहर से यहाँ पर आए। डॉक्टर सिंगल का जो था 3 लोग उसमें पॉजिटिव थे, वो सभी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स का मूवमेंट हुआ उसमें काफ़ी लोग जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, ये लोग बसों से और ट्रेन से यहाँ पर आए। उनके लौटने वालों की जो संख्या है ये 60,000 से ऊपर है जो कि लौटे हैं और कुछ जो है अपने साधनों से भी लौटे। तो इस तरह लगभग अगर हम पूरा अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 70,000 लोग जो हैं वापस लौटे हैं। और अगर इसको हम तुलना करें जो हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 35 केस ही हमारे सामने आए और लगातार इनकी टेस्टिंग सैंपलिंग हो रही है और 35 में से अब तक 22 लोग जो है
स्वस्थ हो गए हैं। 13 लोग हमारे और अभी बचे हैं, लगातार उनका अच्छा इलाज हो रहा है। जो भी पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए उनसे जो चर्चा हुई है, सभी ने बताया कि जो कोरोना को लेकर संक्रमित होने के पश्चात इलाज में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, जितने भी पैरामेडिक्स थे उन्होंने बहुत मेहनत किया और उसी का ये फल है कि इतने लोग यहाँ पर स्वस्थ होकर वापस अपने घरों की ओर लौट गए हैं। जो लोग बचे हैं शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो भी अपने घर लौट जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान अवैध रेत उत्खनन की खबरें लगातार मिलती रही। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया जिले भर में सक्रिय रही। एक के बाद एक शिकायत के बाद रीवा कमिश्नर और आईजी चंचल शेखर द्वारा सोन नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई। कमिश्नर रीवा और आईजी चंचल शेखर सीधी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी जिला अधिकारी और मैदानी अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा की और उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की, जिसके तहत रेत माफिया को पकड़ा जा सकेगा। आईजी चंचल शेखर ने बताया कि उनका पूरा फोकस सोन नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर है। इस कार्य योजना के तहत वह रेत माफिया को पकड़ने में अवश्य ही कामयाब होंगे। सीधी जिले में अवैध उत्खनन सोन नदी में अवैध उत्खनन को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर रीवा और मैं सीधी जाकर वहाँ के सभी जिला अधिकारी और मैदानी अधिकारियों से चर्चा की और जो भी उसमें पॉइंट्स निकल के आए कि कैसे वो उसका किन किन प्रावधानों का फ़ायदा उठाते हैं और कहाँ कहाँ उनके द्वारा कमी रह जाती है जिसमें कार्रवाई हो सकती है, उसकी एक कार्य योजना बनी है जिसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जो भी अवैध उत्खनन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इसमें कुछ अधिकारी दिशा निर्देश बताएगा। अधिकारी संलिप्त बताने की अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। एक कार्रवाई मैंने की है जो 2016-17 में रामपुर नेकिन थाने में पदस्थ थे एक इंस्पेक्टर श्री DN राज करके, उनकी विभागीय विधिवत हुई है, विभागीय जांच हुई है। विभागीय जांच में उनके ऊपर जो आरोप थे कि अवैध रेत उत्खनन में उनकी संलिप्तता है, उस पर उन पर एक बड़ी सजा से दंडित की गई है। तो अपने यहाँ से बनकुइया से कई गिट्टी ट्रक बहुत तेजी से निकलते हैं यूपी की ओर, उन पर क्या कार्रवाई होगी? करेंगे। पहले तो देखिए सोन घड़ियाल जो पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ से रेत निकल रहा है, हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। बनकुइया पे भी करेंगे, इसके तहत माफिया में भी कार्रवाई करेंगे, जो अवैध क्रैशर्स लगाए हुए हैं सब पे करेंगे कार्रवाई। मैं जल्दी इस संबंध में रीवा जिले में एक बैठक रखूँगा और इसकी भी हम कार्य योजना बनाएंगे और इसमें इसको भी प्रभावी रूप से लगाम लगाएंगे। लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीब और मजदूर वर्ग को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह मजदूर जो छोटी या बड़ी किसी भी तरह की फैक्ट्री में काम करते हों, उनके रहने से लेकर सैलरी तक हर तरह की समस्या खड़ी हुई। मामला शहर के JP सीमेंट फैक्ट्री का है, जहां पर 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को उनके काम का वेतन पिछले 3 महीने से नहीं दिया गया है, जिसके कारण मजदूर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर इस बात का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया और यह मांग की गई कि सभी कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाए। साथ ही जो ठेका वर्कर्स हैं उनको भी अभी तक उनका वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश के साथ साथ समस्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा JP सीमेंट प्रबंधन द्वारा बाहर से वर्कर्स बुलाए जा रहे हैं और स्थानीय वर्कर्स को काम नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर गेट में ही बैठकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन के बहाने वर्कर्स की छटनी की जा रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कर्मचारियों के वेतन देने की बात कही गई है। हम लगातार 2 महीने से कलेक्टर साहब को अपनी इन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जब से लॉकडाउन की समस्या पैदा हुई है तो JP सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो JP सीमेंट का कारखाना है, उस JP सीमेंट के कारखाने में 2500 लगभग मजदूर काम करता है और उनका जो है HEW हाईटेक का जो कारखाना है उसमें 350 लोग काम करते हैं
और अभी तक जो है उनको पिछले 3 महीने से इन 70 दिनों का तनख्वाह जो है उन मज़दूरों को नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं मज़दूर। हम कलेक्टर साहब से इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार की ओर से ये निर्देश है कि लॉकडाउन की सैलरी सारे वर्कर्स को दी जाए, पर जेपी सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा जो है इन वर्करों को आज तक कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। खास करके जो ठेका वर्कर्स है उन ठेका वर्कर्स को एक को भी सैलरी नहीं दी जा रही है। बाहर के वर्करों को लाकर जो सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि 30% और 40% में इंडस्ट्री चला सकते हैं, तो 40% में वर्करों से इंडस्ट्री चलाने के लिए वो बाहर से वर्कर ला रहे हैं। जो उनके स्थायी वर्कर्स हैं जो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं उनको काम पर नहीं लाया जा रहा है। अभी कल सरकार की ओर से निर्देश जारी हो गया है कि 100% लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और इंडस्ट्री जो है 100% अपनी 100% क्षमता के आधार पर अपने कारखाने पे उत्पादन का काम शुरू करें। सारे वर्करों को वो अपने काम पर वापस बुलाएं। आज भी गेट पर बड़े पैमाने पर वहाँ पर मजदूर बैठा हुआ था और इंडस्ट्री जानबूझकर उन वर्करों को वहाँ पर नहीं ला रही है। और इंडस्ट्री के और ख़ास करके प्रबंधन की ये साजिश है कि इस लॉकडाउन का बहाना लेकर मजदूरों की छटनी की जाए। उसी संबंध में जो है हम कलेक्टर महोदय को इससे आश्वस्त कराने आए हैं कि हमारी ये जो समस्याएं हैं, सैलरी की समस्या है कि जो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली वो वर्कर्स को दिलाई जाए, जो वहाँ पर छटनी की जा रही, जो स्थानांतरण किया जाए उसको रोका जाए और वर्करों को काम पर बुलाया जाए। और ये नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग अब जो है बड़े आंदोलन के लिए बात। शहर में होर्डिंग गिरने से बैंक मैनेजर की मौत के बाद अब स्थानीय लोगों द्वारा अवैध होर्डिंग शहर से हटाने की मांग जोरों पर है। इस घटना के बाद से लोगों में अब सतर्कता और डर बढ़ गया है। शहर के बासघाट से ऐसा ही मामला सामने आया जहां स्थानीय लोगों ने 4 मंजिला बिल्डिंग में लगे अवैध होर्डिंग को हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बासघाट में 4 मंजिला बिल्डिंग में निर्मला मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा अवैध टावर लगवाया गया है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में आंधी तूफान आने के दौरान डर की स्थिति निर्मित होती है। स्थानीय लोग नगर निगम में इस संबंध में ज्ञापन सौंप चुके हैं। यदि निगम अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो रीवा कलेक्टर तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाएगा। समस्या भैया ये निर्मला मिश्रा द्वारा अवैध टावर का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है 2-4 दिन पहले यहाँ पे सिटी प्लाजा में मौत भी हो गई थी टावर से, तो नगर निगम में हमने ज्ञापन भी दे के रखा है। भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अवैध टावर लग रहा है, 50 फीट ऊपर है, घर में कभी भी किसी के समय आंधी तूफान में गिर सकता है। आपने ज्ञापन कहाँ दिया है? हमने नगर निगम में ज्ञापन दे के रखा है। आज कलेक्टर साहब से मिलने का समय लिया है। मेरा निवेदन इसको हटाने में आप लोग मदद करें, हम लोग सभी वार्डवासियों। नगर निगम में क्या कहा अधिकारी? नगर निगम में आश्वासन दिए, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, खाली आश्वासन दे के रखे हैं। हम लोग अभी अगर 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं है तो कलेक्टर साहब के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा ही, पूरा रीवा देखा कि तूफ़ान आया और तूफ़ान से जो अवैध होल्डिंग रीवा में जगह जगह पे हैं, उसी एक अवैध होल्डिंग के कारण एक अपने यहाँ के ही अपने रीवा के रहवासी हमारे बैंक मैनेजर देवेंद्र सिंह परिहार के अकस्मात वो अवैध टावर के गिर जाने से मौत हो गई। इसके बाद भी शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही, पता नहीं कहाँ। अभी हमारे इस मोहल्ले के रहवासियों ने बताया कि एक अवैध बिल्डिंग पे यहाँ भी एक 4 मंजिला ऊपर एक टावर लग रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये टावर कहीं और अन्यत्र अब लगाओ। टावर, अवैध होल्डिंग, ये सब व्यापार यदि करना है तो ऐसी जगह में लगाओ जहाँ पे रहवासी ना हो, जहाँ पे जान माल सुरक्षित रहें। पता चला यदि ये टावर भी गिरा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब यहाँ कोई मरेगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी, उसकी हमेशा दुर्घटना घटने के बाद ही जागे, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन इन क्योर। घटना के पहले भी जग जाओ तो अच्छी बात है। इन लोगों ने सब लोगों ने नगर निगम के पास भी गए, नगर निगम के इंजीनियरों से मिले, कमिश्नर तो मिल ही नहीं रहे। वो अपने आप को, जिस कमिश्नर को जनता की सेवा में होना चाहिए, तो कमिश्नर अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, क्वारंटाइन है, क्या भगवान जाने। पर मैं आपके माध्यम से अभी कलेक्टर से ही मिलूँगा, यदि वो मिल लेते हैं, जनता से यदि मिलते हैं तो मैं मिलूँगा कि इस प्रकार के जो अवैध टावर हैं, अवैध होल्डिंग है, रीवा शहर को अवैध होल्डिंग मुक्त करो, अवैध टावर मुक्त करो, यही हमारी मांग है। और आप मौके पे देख रहे हो कि एक बहुमंजिला इमारत है, उस बिल्डिंग की भी परमिशन नहीं है और उसके ऊपर एक अवैध टावर लग रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं, इसके लिए हम यहाँ आए। हाँ, ये नगर निगम के पार्षद श्री विनोद शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर आज ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये बासघाट में एक बिल्डिंग में बन रही है जो कि 4 मंजिला है और इस 4 मंजिला बिल्डिंग में टावर भी लगाया जा रहा है। उसी के संबंध में दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि ये अवैध है और साथ में किसी भी दुर्घटना होने की, भविष्य दुर्घटना होने जा सकता है, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ संबंध अभी जाँच करवा के जैसा भी उचित कार्यवाही होगी वो की जाएगी।
रीवा के निजी बस संचालकों ने आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को निराकरण करने हेतु प्रादेशिक स्तर पर बस ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश में बस संचालक संबंधित मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के तहत मध्य प्रदेश में बस संचालन विगत 22 मार्च 2020 से पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की लगभग 35,000 से अधिक निजी यात्री बसों का लॉकडाउन के दौरान संचालन बंद रहा। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार संपूर्ण प्रदेश की बसों का संचालन आगामी आदेश तक बंद रहेगा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि जो बसें 22 मार्च से बंद रही हैं उनका टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से बसों का संचालन नहीं हुआ है। इसके अलावा जब तक गाड़ियां नहीं चलती हैं तब तक भी टैक्स की मांग ना की जाए। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सरकार के निर्देश के अनुसार अब बस में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए और एहतियात बरतना है, लेकिन बस में 50% यानी 25 सवारी बैठाई जा सकती है, जिससे बस संचालकों को नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा है कि मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के निर्देश में बस ओनर्स एसोसिएशन रीवा ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बसें 22 मार्च से लॉकडाउन में बंद रही हैं उसका टैक्स न लिया जाए, और आगे भी जब तक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं उसका टैक्स लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी चली नहीं तो टैक्स कहाँ से। प्लस इंश्योरेंस का हमारा जितने पीरियड बसें नहीं चली उसका भी हमको कंपनसेट किया जाए, उतना पीरियड हमारा बढ़ाया जाए, और आगे भी 3-4 माह तक ट्रैफिक नहीं निकलेगी, वो भी एक हमारी दिक्कत है, उसका भी टैक्स न लिया जाए। और प्लस 50 की जगह 100 मतलब 50% पैसेंजर बिठाने हैं, 50 की जगह 25 बिठाने हैं, तो उसका कैसे निराकरण हो, उसका किराया कैसे हम लेंगे। 25 सीट में तो कुछ होना नहीं है, तो उसमें भी कुछ निराकरण हो जाए, कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट की बननी चाहिए जिससे आगे ऑपरेटर हम गाड़ी चला सकें और उसको उसमें सूत्र सेवा में लिया जाए और उसको सार्वजनिक सेवा माना जाए, जिससे कि कल आने वाले जो ऑपरेटर की कठिनाइयाँ हैं, 35,000 बसें हैं एमपी में, तो हम लोग तो सब बिल्कुल आर्थिक रूप से ख़त्म हो जाएंगे। हम कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो हमारी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की गाड़ियों की जो फाइनेंस में है उसमें भी ब्याज न लिया जाए। जितने दिन गाड़ी हमारी बंद है, लॉकडाउन में रही हैं, उसका हमसे ब्याज न लिया जाए और बाकी हम किस्तें बाद में देंगे जो हमको टाइम दिया है 6 महीने का गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से ये हमारी समस्याएँ हैं और हमारा अभी कलेक्टर साहब जब ज्ञापन दिया है कि उसको सहानुभूतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी तक हमारा संदेश पहुंचाया जाए, हमारा निवेदन पहुंचाया जाए कि जिससे ऑपरेटर आर्थिक रूप से मजबूत रहे और आगे भी सार्वजनिक रूप से यात्री वाहन चल सकें, लोगों की सेवा हो सके। यही हमारा उनसे ज्ञापन था। मेरा नाम फिटनेस आगे बढ़ाया जाए, फिटनेस और फिटनेस भी जैसे कि अभी फिटनेस ही ख़त्म है और लॉकडाउन में अब 3 महीने से फिटनेस वो भी हमारा पीरियड का लॉस हो गया, उतना भी उस पीरियड को बढ़ाया जाए। हमारा उसकी जो डेट है, जितने दिन गाड़ी नहीं चली उसका डेट बढ़ाया जाए हमारा। हमारा नाम प्रहलाद सिंह, अध्यक्ष बस ओनर्स एसोसिएशन रीवा, और हमारे शहर में आए तूफान से अवैध होर्डिंग गिरने पर बैंक मैनेजर की हुई मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। सभी शहर से अवैध होर्डिंग्स हटाने व मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बात उठ रही है। इसी क्रम में आज रॉयल राजपूत संगठन द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर मृतक देवेंद्र सिंह के परिवार वालों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। रॉयल राजपूत संगठन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि जो होर्डिंग्स मैनेजर के ऊपर गिरी थी वह अवैध है और उनकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी। बावजूद इसके होर्डिंग बिल्डिंग में ही थी और आंधी तूफान के कारण बैंक मैनेजर इस घटना के शिकार हो गए। रॉयल राजपूत संगठन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और यह मांग की है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। आज आप एसपी कार्यालय आए, क्या ज्ञापन देने हैं, क्या मांगेंगे? ये 28 मई को शाम कल जो चक्रवर्ती तूफान आया था उससे जो होर्डिंग गिरी थी उसमें अपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की तो ये पता चला कि ये होर्डिंग जो है तो यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी की थी। तो नगर निगम ने ये जानकारी दी कि ये होर्डिंग अवैध है, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वो होर्डिंग लगाई जा चुकी थी, उनके खिलाफ से हटाई नहीं गई थी। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जब होर्डिंग अवैध है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा कायम हो और मृतक परिवार को जो यथाउचित मुआवजा है वो मुआवजा दिलाया जाए। इस संबंध में हम आज नगर निगम को भी आयुक्त को ज्ञापन दिए हैं और यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास आए थे ज्ञापन देने।
इन्होंने जानकारी दी कि हमने नगर निगम से जानकारी मांगी है, तो अभी पुलिस मुख्यालय को जानकारी नहीं दी गई है नगर निगम द्वारा। इन्होंने कहा मैं पुनः लिखित तौर पे उनसे जानकारी ले रहा हूँ और जैसे ही जानकारी उनको मिलेगी उस हिसाब से ये कार्रवाई करेंगे। शहर में पिछले दिनों आए तूफान से कई खंभों से तार टूटकर नीचे गिर गए। शहर के पीटीएस चौराहा में भी सड़क में पड़े तार की खबर हमने आपको दी थी, जिससे स्थानीय लोगों में डर था। सड़क में टूटे पड़े तार से स्थानीय लोग व मवेशियों पर भी खतरा मंडरा रहा था और आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। शहर में टूटे पड़े बिजली के तार में आज एक बैल फंस जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि लाइन को चालू कर दिया गया था, इसलिए खतरा और बढ़ गया था। इसी तार में आज एक बैल फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से तार यहां पर पड़ी थी। बिजली विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह आशंका जताई जा रही है कि बिजली के तार में दौड़ते करंट के कारण बैल उसमें फंसी और उसकी मौत हो गई। ये सुबह 8 बजे करीब हम जब बाहर निकले तो यहीं पे फंसा हुआ था। ये आपने सूचना दी? बिल्कुल सूचना दी। 100 डायल में भी फ़ोन किया, पुलिस वाले भी आए और एमपीवी को भी सूचना दी। एमपीवी को तो कल परसों से ही सूचना है कि यहाँ पे तार टूटा हुआ है, पर एमपीवी के पास लोड इतना है कि अब किसका कहाँ देखें, और नगर निगम को भी सूचना दी तो अपने मवेशी ले जा रहे हैं। कितने दिनों से तार टूटा हुआ? ये 2 दिन से, तूफान के दिन से। कल शाम आई तेज आंधी की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। अहरगांव में बने तेंदुपत्ता माल गोदाम का एंगल गिरने से काम कर रहे पति पत्नी घायल हो गए, जिसमें से पति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गोदाम संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। मृतक मजदूर के शव को बिना परिजनों को सूचित किए पीएम कराकर गुपचुप तरीके से शव घर भेजकर रफू चक्कर हो गए। परिजन और ग्रामीणों में मृतक राकेश चौधरी के शव को देखकर आक्रोश बढ़ गया और शव को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। थाने का घेराव किया। मृतक मजदूर के परिजनों की मांग है कि गोदाम संचालक को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और श्रम कानून के तहत मुआवजा दिलाने के आश्वासन के बाद मामला शांत किया। दरअसल ये गोदाम शहडोल में पदस्थ एसडीओपी बीडी पांडे का है, जिसका संचालन उनका पुत्र कर रहा है। पुलिस मर्म कायम कर उचित कार्यवाही की बात कह रही है। ये थाना सिविल लाइन के जीत नगर की घटना है। यहाँ पर एक तेंदुपत्ता का गोदाम है, उसमें एक जो कर्मचारी है ये काम कर रहा था। अभी परसों के दिन काफ़ी यहाँ पर आंधी तूफान चला है, तो उस दौरान उक्त घटना घटित हुई है। शार्टिंग गिरने से उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर से तत्काल उसको जिला चिकित्सालय इलाजरत किया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अब जो उसके परिजन हैं उसको कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, चूँकि इसमें मर्ग कायम है और तदनुसार जैसी इसमें साक्ष्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज शहर के कंट्रोल रूम में एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम है मास्क नहीं तो सेवा नहीं। इस अभियान के तहत ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी आमजन मास्क लगाकर मुंह ढकने की कार्यवाही को सामाजिक जीवन का हिस्सा बना ले। देश में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देशवासियों को एहतियात बरतने की जरूरत है और इसी क्रम में रीवा पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान में आज शहर के कंट्रोल रूम में पैम्पलेट लॉन्चिंग की गई। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि यह पैम्पलेट शहर में सभी दुकानदारों और आम नागरिकों में वितरित किया जाएगा और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रशासन के इस अभियान में पूरा सहयोग करेंगे। इस अभियान के तहत दुकानदारों से यह अपील रहेगी कि जो भी खरीदार बिना मास्क लगाए आता है तो उनको सेवाएं नहीं देनी है। इस अभियान से रीवा वासियों में मास्क लगाना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जिससे वह कोरोना संक्रमण से बचे रहेंगे। लॉन्चिंग में एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम, सीएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये आज पंपलेट का लॉन्चिंग की है, जो रीवा जिले की पब्लिक के लिए और सेवा प्रदाता, सामान विक्रेता, दुकानदारों के लिए था, जिसमें एडीएम मैडम, एसडीएम साहिबा, हमारे सीएसपी साहब, डीएसपी साहब, ये सभी लोग मौजूद थे। वरिष्ठ अधिकारी हमारे एसपी साहब के निर्देश पर इसका लॉन्च किया गया है आज, जिसका उद्देश्य है मास्क नहीं सेवा नहीं। इसके तहत ये पंपलेट जो हैं दुकानदारों को, सभी सेवा प्रदाताओं को वितरित किए जाएंगे और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो इस अभियान का अगर सपोर्ट करते हैं तो पुलिस के दिए हुए नंबरों पर वो मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, जिससे ये एक जागरूकता लोगों में आ जाए
इस अभियान के तहत कि लोग ये समझ जाएं कि अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उनको सेवाएं नहीं मिलेंगी। मास्क ज़रूरी क्यों है, इस बारे में इस पम्फलेट में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, समझाया गया है कि ये किस तरह से कोरोना के वायरस से आपको बचा सकता है। 70 से 80% लोग केवल इसी मास्क को धारण करने से बच जाएंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। ऐसा इस पम्फलेट का उद्देश्य है वितरित करने का। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे के सतना रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के करीब डीजल रेल इंजन सोमवार को रेल ट्रैक से उतर गया। हादसा तब हुआ जब सेटिंग चल रही थी और इंजन सतना लगरगांव रेल मार्ग की तरफ जा रहा था। प्रेमनगर अंडरब्रिज के पास पटरी के पॉइंट खुले रह गए थे, लिहाजा जैसे ही इंजन उन खुले पॉइंट के ऊपर से गुजरा, उसके 6 चक्के पटरी से नीचे उतर गए। खबर मिलने पर रेलवे के स्टाफ ने इंजन को वापस ट्रैक पर लाने के प्रयास शुरू कर दिए। बताया गया कि जैक लगाकर इंजन को वापस पटरियों पर लाया जाएगा। हादसा मेन लाइन पर नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बाद 1 जून से ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, लिहाजा इंजन के डीरेल हो जाने के कारण रेल आवागमन को घंटों प्रभावित किया गया। हालांकि जल्द इंजन को पटरी पर लाने के दावे किए जा रहे हैं और हादसे की वजह जानने जांच के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पे एक लोको था जो कि डिरेल हो गया है और करीबन 100-150 मीटर करीबन चल के वो डिरेलमेंट हुआ है उसका, तो उसी को अभी डिरेलमेंट की तैयारी चल रही है और जल्दी जल्दी डिरेल हो जाएगा। मेन लाइन ब्लॉक नहीं है इसमें। मतलब असल वजह क्या समझ में आ रही है कि ये रोड डाउन? अभी वो हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते उसका, क्योंकि इंक्वायरी अभी होनी है, इंक्वायरी के पश्चात ही पता चलेगा। ये घटना जो है करीबन 12 बजे हुई है और तब से फिर उसके बाद ART आ गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे रिरेलमेंट के जो इक्विपमेंट रहते हैं उसको लगाया गया है और काम चालू करे हैं। जी, लगभग कोई जॉइंट कमेटी बनेगी? जॉइंट कमेटी बनती है, हर रिरेलमेंट जांच की जॉइंट कमेटी बनती है, इसकी भी बनेगी और उसके पश्चात पता चलेगा कि इसकी गलती थी क्या थी। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.